लक्ष्मी, अरे भाई कहाँ हो तुम? अरे क्या हुआ जी, कहाँ जाऊंगी, यहीं तो थी। भाग्यवान, आज मेरे घुटनों में बड़ा दर्द हो रहा है। ऐसा लगता है घुटनों के दर्द से जान ही निकल जाएगी। मैं कहता हूँ आज मुझे अस्पताल ले चलो। ठीक कह रहे हैं आप। मैं सोच रही हूँ बहू को बोल देती हूँ, ऋषभ ऑफिस से आ जाए तो आपको लेकर अस्पताल चला जाए। लक्ष्मी बड़ी बहू ऋचा को फोन मिलाती है। बेटा, ऋषभ ऑफिस से कितने बजे तक आएगा? तेरे बाबूजी की ना तबीयत ठीक नहीं है, अस्पताल लेकर जाना है। माँ जी, वो तो अपने ऑफिस की ओर से चंडीगढ़ गए हुए हैं, उन्हें आने में 3-4 दिन का टाइम लगेगा। ओह अच्छा अच्छा, कोई नहीं, रहने दे, मैं देखती हूँ। ऋषभ तो यहाँ है नहीं, बहू कह रही है कि चंडीगढ़ गया हुआ है। वाह भाग्यवान वाह, एक ही घर में रहकर इतने पराये हो गए हम बेटों से कि बेटा शहर में है या नहीं हमें यह भी नहीं पता। खैर ठीक ही है, तुम्हारी बड़ी इच्छा थी ना दोनों बेटों को अलग अलग फ्लोर देने की, तो अब भुगतो। अरे मुझे क्या पता था कि आपके दोनों बेटे इतने नालायक और खुदगर्ज निकलेंगे कि फ्लोर अलग होते ही अपने घोंसले ही अलग बसा लेंगे। कुछ साल पहले। भाग्यवान, देखो तो ये प्लॉट कैसा लग रहा है तुम्हें। देखो, मेरे रिटायरमेंट में 7-8 साल का समय बचा है। रिटायरमेंट से पहले ही अपने लिए एक अच्छा सा मकान तैयार कर लेते हैं, जहाँ पर हम अपने दोनों बेटों के साथ सुकून से अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। क्या कहती हो? इतनी ज़मीन में आराम से इतना बड़ा मकान बन जाएगा कि दोनों बेटों को एक एक कमरा देने के बाद सब कुछ अच्छे से तैयार हो जाए। कैसी बात करते हैं जी, कौन से ज़माने में जी रहे हैं आप? इतनी बड़ी ज़मीन खरीदने की ज़रूरत क्या है? मैं तो कहती हूँ ज़मीन थोड़ी कम भी हो तो चलेगा, लेकिन उस पर 3 मंजिल होनी बहुत ज़रूरी है। एक मंजिल पर हम दोनों रहेंगे और एक एक मंजिल दोनों बेटों को दे देंगे। उनके पास भी अपना अपना फ्लोर होगा तो अपनी इच्छा से अपना घर सजाएंगे। क्या कहते हैं? तो तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि शादी करते ही दोनों बेटों को अलग अलग गृहस्थी बसाने का गुरु ज्ञान दोगी तुम? अरे नहीं जी, आप तो बहुत ही पिछड़ी सोच वाले हैं। अलग अलग फ्लोर पर रहने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि बेटे हमसे अलग हो गए। और वैसे भी जब तक बच्चे मन से माँ बाप से जुड़े हैं ना, तब तक इस बात से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं कि वो एक घर में हमारे साथ रहे या अलग अलग फ्लोर पर। और हम आज के ज़माने के मॉडर्न माँ बाप हैं। इस तरह से बेटे बहू पर 24 घंटे निगरानी रखना भी तो ठीक नहीं है ना। उन्हें थोड़ी प्राइवेसी देनी चाहिए। इसलिए मेरी सलाह तो यही है कि आप 3 मंजिला मकान बनाकर तैयार करवाइए और दोनों बेटों के लिए अलग अलग फ्लोर बनवा दीजिए। पत्नी के कहने पर नारायण 3 मंजिला मकान बनवा देता है और कुछ ही समय में शादी होकर बड़ी बहू नारायण और लक्ष्मी के घर आ जाती है। बहू, तुम्हारे घर से जो भी सामान आया है ना, आराम से ऊपर वाले फ्लोर पर सेट करवा लो। अपने फ्लोर को तुम अपनी मर्जी से सजाओ, जो मन करे वो खरीदो, जहाँ मन करे वहाँ सजाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखो बेटा, हम समझते हैं कि नई नई शादी में हर दुल्हन की इच्छा होती है कि वो अपने घर परिवार को अपने अनुसार सजाए। यदि तुम्हें रहने के लिए अलग से फ्लोर नहीं देंगे तो तुम अपने मन का कुछ कर भी नहीं पाओगी। और वैसे भी सास ससुर का लिहाज भी तो होता ही है। तुम ऐसा करो, ऊपर की मंजिल पूरी तरह से तुम्हारी है। अपनी पसंद के पर्दे लाओ, दीवारों को भी जैसा मन करे वैसे रंग से रंगवाओ। ये मत समझना कि मुझे या तुम्हारे ससुर जी को इस बात से कोई भी आपत्ति होगी। लक्ष्मी की बात सुनकर बहू ऋचा बहुत खुश हो जाती है। अरे, लगता है सासू माँ और ससुर जी ऐसा चाहते ही नहीं कि मैं उनके साथ नीचे वाले फ्लोर पर रहकर उन्हें डिस्टर्ब करूं। इसीलिए शादी के बाद उन्होंने मुझे और ऋषभ को ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट करवा दिया है। वरना इतना बड़ा घर है, वो चाहती तो हमें भी नीचे किसी कमरे में रहने के लिए बोल सकती थी। ठीक है, जैसी उनकी इच्छा। और वैसे भी मेरे लिए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि मुझे सास ससुर की किचकिच से दूर सुकून से अपने फ्लोर पर रहने का मौका मिल रहा है। ऋचा और ऋषभ अब अधिकतर समय अपने ही फ्लोर पर बिताते थे। सिर्फ खाना बनाने के समय ऋचा नीचे आती। बेटा ऋचा, ऐसा करो, 8 बज रहे हैं, सबका खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दो। तुम्हारे ससुर जी को 8 बजे तक खाना खाने की आदत है ना? मम्मी जी, आपका और पापा जी का खाना मैंने डाइनिंग टेबल पर लगा दिया है और राहुल भैया का खाना रसोई में ही ढक कर रखा है। वो ऑफिस से आएंगे तो आप उनको सर्व कर दीजिएगा। क्यों बेटा, ऋषभ को भूख नहीं है क्या? तुम लोग खाना नहीं खाओगे? नहीं बाबूजी, अपना खाना तो मैं पहले ही ऊपर पहुंचा चुकी हूँ। हम लोग ऊपर ही खाना खा लेंगे। और वैसे भी ना, हमें थोड़ा लेट खाना खाने की इच्छा होती है। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। क्या हुआ भाग्यवान, मुंह लटका कर क्यों खड़ी हो? चलो, भूख लगी थी ना तुम्हें, टेबल पर बैठो और खाना खाओ। नहीं जी, मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। अब यह सब कहने का कोई मतलब नहीं है, चुपचाप बैठकर खाना खाओ। तुम ही तो चाहती थी ना बेटे बहू को प्राइवेसी मिले। अब जब वो तुम्हारी दी हुई छूट का फ़ायदा उठा रहे हैं तो तुम्हें तकलीफ़ क्यों हो रही है? इन सब बातों के लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना चाहिए था। चलो, अब बिना बात अपना मन खराब मत करो और आराम से खाना खाओ। नारायण ने कह तो दिया था कि वो अपना मन खराब ना करे,
लेकिन सच बात तो ये थी कि बेटे बहू का इस तरह अचानक अपना खाना अलग ले जाने की बात सुनकर नारायण को बड़ा धक्का सा लगा था। उनके परिवार का एक ही नियम था, बच्चे छोटे थे तब से, जब तक परिवार के सारे लोग आकर डाइनिंग टेबल पर एक साथ ना बैठ जाए तब तक खाना शुरू नहीं करते थे। सालों की बनी हुई इस परंपरा को यूं एक झटके में बिखरता देखना लक्ष्मी और नारायण दोनों के लिए कम तकलीफदेह नहीं था। कुछ दिन बाद, माँ क्या बात है, आजकल भैया नजर नहीं आते, ज्यादा बिजी रहने लगे हैं क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है मैंने 10 दिनों से शक्ल भी नहीं देखी उनकी। बेटा मुझे क्या पूछ रहा है, अपने भाई से ही पूछ ले। मैंने कौन सा 10 दिन से उसकी शक्ल देखी है। आजकल वो ऑफिस से आता है और सीधा अपने फ्लोर पर ही चला जाता है। बहू भी चाय कॉफ़ी बनाकर सीधा उसके कमरे में ही ले जाती है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ माँ, हमारे घर का तो नियम था ना, हम सब लोग डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे। फिर अब भाभी के आते ही ये नियम बदल कैसे गया? ठीक है, पूरा दिन वो अपने कमरे में रहते हैं, शौक से रहे, लेकिन एक साथ बैठकर खाना तो खा ही सकते हैं ना। बेटा छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाने से परिवार में फूट पड़ जाया करती है। जितना बातों को इग्नोर करो रिश्ते उतने ही लंबे चलते हैं। छोड़, तू खाना खा और आराम कर ले, ऑफिस से थक हार कर आया है। ये छोटी छोटी बातें तो परिवार में चलती रहती है, तो बातों को मन से मत लगा बेटा। पिताजी के कहने पर राहुल चुप तो हो गया था, लेकिन भाई और भाभी का ये व्यवहार उसकी आंखों में खटक गया था। भाई भाभी तो जो कर रहे थे वो गलत था ही, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की थी कि माँ बाबूजी भी उनकी गलत बात का विरोध नहीं कर रहे थे। कुछ दिनों तक राहुल भाई भाभी का ये व्यवहार देखता रहता है और फिर एक दिन रसोई में खाना बना रही अपनी भाभी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। क्या बात है भाभी, आजकल भैया नजर नहीं आते? हम लोगों के साथ उनका कोई रिश्ता है, भूल गए क्या इस बात को? राहुल तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? शादी के बाद वो बदल गए, यानी कि मैंने उन्हें बदल दिया? भैया का नाम लेकर आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो ना? हाँ तो ठीक ही तो कह रहा हूँ, भैया तो ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग, नीचे का तो रास्ता ही भूल गए जैसे। बहुत अच्छा माँ जी, आपको जो कहना था ना सामने से आकर कहना चाहिए था। इस तरह से देवर जी की जुबान में जो आपने अपने मन की बात कहलाई है ना, उससे सुनकर मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है। और आप ही तो चाहती थी ना मैं अलग फ्लोर पर रहूं, हम दोनों प्राइवेसी में थोड़ा समय बिताए। तो अब जब हम अपने फ्लोर पर शांति से रह रहे हैं तो इस पर आपको क्या समस्या है? देखो बहू, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। गलत फहमी हो या जो कुछ भी हो, लेकिन अब मैं एक छत के नीचे आप लोगों के साथ सांझे चूल्हे में नहीं रह सकती। ठीक है, आपने मुझे यही कहकर बदनाम किया है ना कि मैंने आपसे आपका बेटा अलग कर दिया है, तो ठीक है, अब मैं बताती हूँ अलग होना किसे कहते हैं। आज से मैं अपनी रसोई अलग कर रही हूँ। पका पकाया खाने को मिल रहा है, उसके बाद भी मुझे बातें सुना रहे थे ना तुम? ठीक है, आज के बाद मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। इतना कहकर वो पैर पटकते अपने फ्लोर पर चली जाती है। अरे तो मैं कौन सा इनसे बातें करे बिना आधा हुआ जा रहा हूँ। ठीक है माँ, मैं भी आज से अपने आप से ही मतलब रखूंगा। अलग फ्लोर सिर्फ उनके पास ही नहीं है, मेरे पास भी है। लक्ष्मी समझ ही नहीं पा रही थी कि इस समय बहू को समझाए या बेटे को, इसलिए वो चुप रहने को ही सही समझती है और चुपचाप अपने कमरे में लौट जाती है। राहुल और ऋषभ दोनों ही अब सुबह ऑफिस के लिए निकलते और ऑफिस से लौटकर भी सीधा अपने फ्लोर पर ही चले जाते। ऋषभ तो शादीशुदा था। बहू ऋचा सुबह उठकर उसका नाश्ता बनाती और ऑफिस के लिए टिफिन पैक करके देती, लेकिन राहुल वो तो ऐसा खफा हुआ कि भाभी के हाथ का खाना न खाने की कसम खाकर उसने माँ के पास आकर बैठना और उसके हाथ का खाना खाना भी छोड़ दिया था। अरे भाग्यवान, ये राहुल आजकल सीधा ऊपर से ही ऑफिस के लिए निकल जाता है। चाय नाश्ता भी नहीं कर रहा है क्या? अगर यहाँ खाना नहीं खा रहा तो क्या पूरा पूरा दिन भूखा रहता है? क्या बताऊँ, मेरा मन तो खुद यही सोच सोच कर दुखी रहता है कि पता नहीं किसकी काली नज़र लगे मेरे हंसते खेलते परिवार को। यही दोनों भाई थे जो एक दूसरे के बिना निवाला तक मुंह में नहीं डालते थे, और आज वही दोनों भाई एक दूसरे का चेहरा ना देखना पड़े इसके लिए माँ बाप से भी मुंह मोड़ लिया है। मेरे तो घुटनों में दर्द है, मैं तो सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकता। तुम ही जाकर राहुल से पूछ कर आओ कि आखिर माता पिता से ऐसी कौन सी नाराजगी है कि वो चाय नाश्ता यहाँ तक कि रात का खाना खाना भी ज़रूरी नहीं समझ रहा। कहाँ खाता है, क्या करता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पति की बात सुनकर लक्ष्मी किसी तरह अपने घुटनों को सहलाते हुए सेकंड फ्लोर पर पहुंचती है और राहुल का दरवाज़ा खटखटाती है। क्या बात है बेटा, तू ऊपर से ही सीधा ऑफिस के लिए निकल जाता है आजकल, चाय नाश्ते के लिए भी नीचे नहीं आता। मैं रोज़ तेरा टिफ़िन बना कर रखती हूँ। क्या हुआ, कोई नाराज़गी है क्या मुझसे बेटा? कोई नाराज़गी नहीं है मम, बस ज़रूरत नहीं पड़ रही। ऑफिस में कैंटीन है, चाय नाश्ता खाना सब मिल जाता है। रात में भी मैं ज़्यादातर बाहर ही खा कर आ जाता हूँ, इसीलिए आपको तकलीफ़ नहीं देता। और वैसे भी अब इस उम्र में इतना काम कहाँ हो पाता है आपसे। मेरी चिंता छोड़ दीजिए, मैं ठीक हूँ। अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर राहुल अपना बैग लेकर ऑफिस की तरफ निकल जाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और घर में आई हुई ये दरार एक खाई का रूप ले लेती है।
स्थिति अब ऐसी हो गई थी कि लक्ष्मी और नारायण को पता भी नहीं होता था कि बेटे कब घर से निकले और कब घर में लौटे। सीढ़ियों से चढ़कर कब वो अपने अपने फ्लोर पर जाकर सो जाते हैं, उन दोनों को पता भी नहीं लगता। वे सभी एक अजनबी का जीवन जी रहे थे मानो। राहुल के लिए मेरे मित्र श्याम ने अपनी बेटी का रिश्ता भेजा है। ऐसा करते हैं इसकी शादी कर देते हैं, कम से कम कोई तो होगा जिसके साथ ये अपना सुख दुख बांटेगा। लक्ष्मी को नारायण की बात सही लगती है और इस तरह छोटी बहू मालती भी शादी करके परिवार में शामिल हो जाती है। माँ जी, खाने में क्या बनाना है? बेटा तो राहुल से ही पूछ ले, जो उसे पसंद हो वही बना लेना, हमसे पूछकर कोई फ़ायदा नहीं। माँ जी, ये दो दो जगह किचन क्यों है? मैंने देखा कि हमारे फ्लोर पर भी किचन बना हुआ है। बेटा वो तुम्हारा किचन है, तुम्हें वहीं खाना बनाना है। बड़ी बहू अपने फ्लोर पर अलग बनाती है। और माँ जी, आप लोग? हम अपना देख लेंगे बेटा, तुम परेशान ना हो। हमने तो अब उम्मीद ही छोड़ दी है कि कभी ये घर एक होगा, सब मिलकर हंसते मुस्कुराते साथ बैठकर खाना खाते। पर अब हमने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया है। तुम भी खुशी खुशी अपनी पहली रसोई की रस्म करो और अपने नए जीवन की शुरुआत करो। माँ जी, घर में लोग ही कितने हैं जो 3 जगह चूल्हे जलाने की ज़रूरत पड़े। आज से हम अपना खाना नीचे ही बनाएंगे और यहीं आपके साथ बैठकर खाएंगे। ये कैसा परिवार हुआ कि सब अलग अलग खाओ, अलग अलग पकाओ। आप चिंता मत करो माँ जी, मैं सब ठीक कर दूंगी। दोपहर के समय, भाभी, आज मैंने मटर पनीर बनाया था। माँ जी ने बताया आपको मटर पनीर बहुत पसंद है, तो मैं आपके लिए ले आई। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा उपवास है आज। लो, तो क्या हुआ, आपने फ्रिज में रखकर कल खा लेना आप। अच्छा, चलती हूँ मैं। इतने सालों में पहली बार अपनापन जताकर किसी ने रीचा से बात की थी, जो रीचा को बड़ा अटपटा सा लग रहा था। शाम के समय फिर से रीचा के दरवाजे की घंटी बजती है। भाभी, थोड़ी शक्कर होगी क्या? वो माँ जी बाबू जी शक्कर खाते नहीं, इसलिए नीचे तो पूरा शक्कर का डब्बा ही खाली पड़ा हुआ है। हाँ तो बोल ना अपने पति को, लेता है। यहाँ क्या पूछ रही हो? भाभी, इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं आपका फेवरेट मूंग का हलवा बना रही हूँ और आपको भी खाने के लिए मिलने वाला है। मूंग की दाल के हलवे के नाम पर तो आप शक्कर दे ही सकते हैं, क्यों? बड़ी ढीढ़ है ये, कोई असर ही नहीं होता इसके ऊपर। अच्छा ठीक है, लाती हूँ मैं, लो। और जान छोड़ो मेरी। मालती लगभग हर रोज़ किसी न किसी बहाने से जिठानी के दरवाजे पर दस्तक देती और फिर दोनों की बातें शुरू हो जाती। भाभी, अरे बाबा, आप क्या चाहिए तुम्हें? हर रोज़ मांगने के लिए चली आती हो, पहले ही मेरा मूड ख़राब है। अरे नहीं, मैं तो बस आपके लिए ये नाश्ता लेकर आई थी। सोचा था दोनों साथ बैठकर खाएंगे, लेकिन आप थोड़ा नाराज़ लग रही हैं। कोई नहीं, मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो, आओ बैठो, अब ले आई हो तो खा लेते हैं साथ में। मालती के अच्छे व्यवहार के कारण धीरे धीरे रीचा के मन में बरसों से पड़ी हुई गांठें भी खुलने लगती हैं। रीचा की चौथी सालगिरह थी और वो उदास मन से अपने फ्लोर पर बैठी पति के लौटने का इंतज़ार कर रही थी। कब लौटेंगे आप? आज के दिन भी मैं बस आपका इंतज़ार कर रही हूँ। पूरा जीवन लगता है ऐसे ही आपके इंतज़ार में ही बीत जाएगा। कितना सूना हो गया है हमारा घर, न कोई बात करने को है, न ही खास दिन मनाने को। भाभी, आइए ना नीचे ज़रा, एक चीज़ दिखानी है आपको। मालती की बात सुनकर रीचा नीचे आती है तो नीचे का हुलिया देखकर हैरान रह जाती है। ये सब तुमने किया मालती? नहीं भाभी, ये सब तो मम्मी जी और पापा जी ने किया है। आप नीचे नहीं आती, लेकिन वो आज भी आपके लिए यहाँ पर आपकी एनिवर्सरी को मना रहे हैं। क्या? माँ जी, मुझसे गलती हो गई जो मैं आप दोनों का प्यार और आशीर्वाद छोड़कर ऊपर रहने चली गई। अलग रहकर मैंने जाना कि असली मज़ा तो सबके साथ आता है। मैं तो अपनी गलती समझ गई, लेकिन ऋषभ, उन्हें कौन समझाएगा? अगर आप कोशिश करेंगी तो भैया भी इनकार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज शाम को हम लोग अपनी एनिवर्सरी साथ में मनाएं। शाम के समय। क्या बात है, तुमने खाना नहीं बनाया क्या? हाँ, नहीं बनाया मैंने खाना, और आज के बाद मैं बनाऊंगी भी नहीं। दिमाग ठीक है ना तुम्हारा? कहना क्या चाहती हो? आज अपनी एनिवर्सरी के दिन तुमसे एक तोहफा चाहती हूँ, दोगे? बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? आज से हम लोग तीनों वक्त का खाना नीचे सबके साथ खाएंगे। मालती के इस घर में आने के बाद मुझे समझ में आया कि अलग अलग फ्लोर पर रहने का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी दुनिया ही अलग बसा लें। माँ बाबू जी को भी हमारी ज़रूरत है। ज़्यादा नहीं तो कम से कम खाना खाने के समय तो हम उनके साथ कुछ देर के लिए बैठ ही सकते हैं। मैं मानती हूँ अपना खाना ऊपर लाकर शुरुआत मैंने ही की थी, लेकिन अब इस खींचतान का अंत भी मैं ही करूँगी। पत्नियों के समझाने पर दोनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वादा करते हैं कि आज के बाद घर में एक ही जगह खाना बनेगा और सभी लोग मिलजुल कर प्यार से एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाएंगे। सास की उल्टियाँ। भाई, जिस घर में बहू को उल्टियाँ होनी चाहिए, अगर वहाँ सास को उल्टी हो रही हो तो क्या हुआ मम्मी जी?
आपकी तबीयत थोड़ी खराब सी लग रही है, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे पानी नहीं बहू, तू तो नींबू ले आ, वो भी खट्टा वाला। बड़ा दिल कर रहा है, जरा काला नमक भी ले आना। काला नमक, नींबू, खट्टा, उल्टी, क्या हो गया माँ जी? मुझे डर लग रहा है कि ये सब की वजह कहीं वो तो नहीं ना? आप क्या हो गया है आपको? हाय, क्या मुंह दिखाऊंगी मैं मोहल्ले में? अरे कैसे बात कर रही है बहू? अरे कुछ भी नहीं है, कल रात को भी मुझे उल्टी हुई थी, पता नहीं कब ठीक होंगी ये उल्टियाँ। अब तो जो भी होगा 9 महीने के बाद ही होगा ना सासू माँ। फिर से उल्टी? मम्मी जी, आपको नहीं लगता इन दिनों आपको कुछ ज्यादा ही उल्टियाँ हो रही हैं, जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी को होती है? मुझे लगता है आपको एक बार डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। कहीं दादी बनने की उम्र में आप माँ ना बन जाए। अरे तू पागल तो नहीं हो गई? क्या बोल रही है? माँ ऐसे नहीं बन जाते। माँ बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अरे अब तो तेरे ससुर भी नहीं रहे। वैसे बहू, मजाक अपनी जगह है, तू इतनी छोटी बात के लिए डॉक्टर को दिखाने की बात कर रही है। अरे कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़े दिनों में सब अपने आप ठीक हो जाएगा। शाम को बहू किचन में खाना बनाने के लिए जा रही थी कि अचानक उसकी नज़र सास पर पड़ती है। मम्मी जी, ये आप चोरी चोरी क्या खा रही हो? अरे मम्मी जी, ये हाथ पीछे क्यों कर रही हैं? सामने लाइए हाथ, क्या है दिखाइए आपके हाथ में। मम्मी जी। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, प्लीज़ बहू तू जा, कुछ नहीं है मेरे हाथ में। वैसे भी ना कल तेरी बातों से मुझे ऐसे ही डर लग रहा है। वैसे तुझे खाना बनाना होगा ना, बना बेटा, अचार है ये। सास वहाँ से चली जाती है, लेकिन बहू के मन में तो अचार के साथ विचार घूम घूम कर आते रहते हैं। मम्मी जी अचार लेकर क्यों जा रही है और ऐसे चोरी चुपके क्यों खा रही है? कहीं मैं जो सोच रही हूँ वो सच तो नहीं? मम्मी जी कहीं पेट से तो नहीं? मुझे नहीं पता था कि मम्मी जी इस उम्र में भी इतनी ओपन माइंडेड होंगी। वैसे मम्मी जी ने किसी को बताया क्यों नहीं? कहीं ये बच्चा किसी और का तो नहीं है? हो सकता है क्योंकि मैंने मम्मी जी को डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। अगर ऐसी बात है तो सबको पता चलनी ही चाहिए। अगले दिन, माँ आपको पता है मेरी सास पेट से है। माँ मैं क्या करूं? ससुर जी भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मेरी सास की रंग रलिया तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। क्या? ये क्या बोल रही है? ऐसे कैसे हो सकता है? तू भी ना। अरे पता है तेरी सास कितनी अच्छी है। अरे उनका नाम है समाज में, ऐसे कुछ भी ना बोल बेटा। तू आजा माँ, यहाँ आकर मेरी सास की हरकत देख। अरे उल्टियाँ करना, नींबू चाटना, अचार की पूरी कटोरी चट कर जाती है। अरे माँ, प्रेगनेंसी में जैसा होता है ना वैसा ही सब कुछ चल रहा है। और पता है मुझे तो लग रहा है कि ये बच्चा सासू माँ की बॉयफ्रेंड का है। हाँ हाँ बेटा, ये तो सारी वही वाली हरकतें हैं। अरे वाह, तुम्हारी सास का इस उम्र में भी बॉयफ्रेंड है। और एक तुम्हारी बहन को देखो, बॉयफ्रेंड मिलना तो दूर, शादी के लिए अच्छा लड़का भी नहीं मिल रहा। चल रखती हूँ, तेरे पापा के लिए खाना बनाना है। थोड़े दिन बाद बहू बाहर जाती है और पड़ोसन के साथ, नमस्ते आंटी जी, आपको ना एक बात बतानी है। आप नहीं जानती मेरी सास कितनी अजीब अजीब हरकतें कर रही हैं। उल्टियाँ होती रहती हैं उन्हें, छिप छिप कर अचार और चटनी खाती हैं। और बर्ताव की तो बात ही मत करो, कभी अच्छा कभी बुरा, किसी को भी पता चल जाए कि वो पेट से है। पड़ोसन भी मज़े लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर बहू ननद से कहती है, तुम्हारे घर में किसी को नहीं पता क्या कि तुम्हारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है? तुम्हें एक नया भाई मिलने वाला है, बधाई हो। ऐसे ही करके बहू सब जगह अपने मायके और आस पड़ोस में ऐसी अफवाह फैला देती है कि जिसके बारे में उसके पति को भी पता लग जाता है। ये तुम माँ के बारे में क्या उल्टी सीधी बातें फैला रही हो? शर्म आनी चाहिए। माँ ने पूरी जिंदगी लगा दी अपनी इज्जत बनाने में, और तुम हो कि प्लीज निकल जाओ मेरे घर से, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। ओए, अब तो मैं ही नहीं रहूंगी इस घर में, तुम क्या निकालोगे मुझे? मैं ऐसे भी इज्जतदार घर की बेटी हूँ। मैं कल को सासू माँ बच्चा देंगी तो मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी? नाना,
जच्चा बच्चा की देख रेख करने के लिए मैं ही बची हूं क्या? और मैंने क्या फैलाया? हाँ, अरे सबको दिख ही रहा है। और इसमें गलती मेरी नहीं, तुम्हारी माँ की है इस उम्र में। तभी सास आ जाती है। बहू, ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जहाँ जाऊं लोग मुझे देखकर मजाक उड़ाते हैं। रास्ते में गलती से उल्टी हो जाए तो लोग बच्चा है, ख्याल रखा करो, ऐसा कहते हैं। बहू, मैं भी अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। आए हाय, देखो तो बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। जरा तो शर्म करो। जिस उम्र में बेटे का बच्चा खिलाना चाहिए, बहू से अपना बच्चा खिलाने की कोशिश में लगी है। माँ जी, ये सब ठीक नहीं है। बस कर बहू, अब एक भी शब्द बोला तो ठीक नहीं होगा। वाह, क्या ठीक नहीं होगा? जब मैं कह रही थी कि डॉक्टर के पास चलिए तो सांप सूंघ गया था आपको। क्यों? इतनी सच्ची और अच्छी हैं तो चलिए ना मेरे साथ, क्यों नहीं जा रही? सास और पति शांत हो जाते हैं। बेटा, ये पागल हो चुकी है। या तो तू इसे लेकर अलग हो जा या मेरा कहीं और रहने का इंतजाम कर दे। वैसे भी इस मोहल्ले में इसने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी है कि रहना मुश्किल है यहाँ। सास वहां से रोती हुई चली जाती है। लेकिन बेटा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, ये फाइनल है। लेकिन मेरी माँ इस उम्र में बीमार नहीं पड़ सकती क्या? मेरी माँ कोई पेट वेट से नहीं है। उनको एक तरह की बीमारी है जिसमें उनको कुछ समय तक उल्टियां होती रहती है और कुछ अलग अलग खाने का मन करता है, बस। और एक तुम हो, बिना कुछ जाने बस अपने आप से गलत खबर फैलाई जा रही हो। और अब जो तुमने गलत खबर फैलाई है ना, बस इसे फैलाती रहो, क्योंकि मैं तो अपनी माँ का इलाज करा ही रहा हूँ, वो भी बेस्ट डॉक्टर से। क्या सच्ची? मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, पर मुझे पहले बताना चाहिए था ना। मैंने ये क्या कर दिया? अब क्या होगा? पति पत्नी के बीच की बात कोई तीसरा भी सुन लेता है और ये बात सबको पता चल जाती है। और एक दिन जब बहू बाजार जाती है तो अरे यही है, इसने ही अपनी सास के बारे में उल्टी सीधी बात फैलाई कि वो पेट से हैं। हाँ, मैंने भी सुना। अरे कैसी बहू है? इसने तो यहाँ तक बात फैला दी थी कि इसकी सास का चक्कर चल रहा है। अगर मेरी बहू ऐसा करती ना तो मैं उसको घर से निकाल देती। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे कोई बहू भला अपनी सास के बारे में ऐसा बोलता है? अरे कितनी बदकिस्मत है इसकी सास। बहू ये सारी बात सुनती है और उसको शर्मिंदगी महसूस होती है अपने किए पर। जो लोग कल तक उसकी सास को भला बुरा बोल रहे थे, वो आज उससे ही भला बुरा बोल रहे थे। ये कहानी मीना की है, जिसकी शादी बहुत ही कम उम्र में हो जाती है और जल्दी ही उसका एक बेटा भी हो जाता है। लेकिन जब वो अपने बेटे की शादी करवाती है तो वाह, तुम्हारी सास कितनी जवान है। और एक मेरी सास को देख लो, चेहरे पे झुर्रियां और बाल सफेद। हाँ, वैसे सच्ची में तुम्हारी सास तो बहुत जवान है। मुझे तो ये तुम्हारी सास कम ननद ज्यादा लगती है। कोई इनको देखकर बोल ही नहीं सकता कि ये एक सास है। हाँ, तुम एकदम सच बोल रही हो। कितनी सुंदर लगती हैं। इनके सामने तुम इनकी सास लगती हो। अरे यार, गाल गुलाबी, बाल रेशमी, सास कहाँ से सास लग रही है ये? अब यही है जो है। कहते हैं कि बड़ी कम उम्र में शादी हो गई थी और उसके बाद बच्चा, इसलिए वो अभी भी बहुत जवान लगती है। वैसे मुझे खुद इनके सामने शर्म आती है। वैसे खूब मेंटेन करती होंगी, वरना कोई इतना जवान कैसे लग सकता है? तुम जो भी कहो, लेकिन तुम्हारी सास तुमसे ज्यादा जवान लगती है। मेरी मानो तो तुम कभी अपनी सास के साथ किसी पार्टी में मत जाना, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि तुम दोनों में से कौन सास है और कौन बहू। अगले दिन दोनों सास बहू सब्जी लेने जा रहे होते हैं। तभी पड़ोसन कहती है, अरे मीना बहन, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो? जरा हमारे लिए भी तो रुको। बहू आ गई है तो क्या हमें भूल जाओगी? अरे कहाँ जल्दी जल्दी, कुछ नहीं, बस सब्जी लेने जा रही थी। बेटी को ऑफिस जाना है तो जल्दी से तैयारी करनी है ना खाने की। और बहू तुम भी? क्या बात है, सास बहू एक साथ। ये मिलो मीना बहन मेरी बहू से। आप तो शादी में आई नहीं, अब यही मिल लीजिए और अपनी बहू से भी मिलवा दीजिए। दोनों को यहाँ सहेलियाँ मिल जाएंगी तो खाली समय में बोल बतिया लेंगी। क्यों? अच्छा, ये है तुम्हारी बहू, बहुत ही सुंदर है। हाँ, मैं शादी में नहीं आ पाई। वो क्या है ना, मेरी बेटी की भी शादी थी तो तैयारियां करने में व्यस्त थी
और बहू कैसी हो? हम लोगों के बारे में तुम्हारी सास से बताया कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, एक तो शादी में नहीं आई, ऊपर से मुझ पर ही इल्जाम। अरे बहू, इनसे मिलो, ये मीना बहन है, हमारी कॉलोनी की सबसे जवान सास और ये इनकी बहू है। पड़ोसन की बहू कहती है, तो आप ही हैं वो? बहुत सुना है आपके बारे में कॉलोनी की औरतों से, आज अपनी आंखों से देखकर यकीन हुआ, अब सच्ची में बहुत जवान है। कैसे कर लेती है खुद को इतना मेंटेन? वो मम्मी जी की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी ना, इसलिए लोग अक्सर उन्हें देखकर धोखा खा जाते हैं। सही बोला मौसी जी। मौसी? नहीं नहीं बहू, ये मेरी बहू है, बहन नहीं। अच्छा, तो ये आपकी बहू है? मुझे लगा आप अपनी बहन के साथ घूम रही हो। मुझे माफ़ करना, वैसे कहीं से लग तो नहीं रही है आपकी बहू। नहीं नहीं, इसमें माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है? ये गलती आपसे थोड़ी ना, अक्सर सभी लोगों से होती है। जब भी हम दोनों को कोई भी पहली बार देखता है ना, तो उन्हें यही लगता है कि हम सास बहू नहीं, बहनें हैं। ये बात तो एकदम सच कही, तभी तो शादी के दिन भी लोगों का ध्यान दुल्हन से ज़्यादा दुल्हन की सास पे था। ऐसे ही रोज़ रोज़ मीना और उसकी बहू को इसी तरह के तानों का सामना करना पड़ता, जिससे बहू परेशान हो जाती है। कुछ दिनों बाद, ये मेरी पायल कितनी खराब हो गई है, इसको बदलवाना था, लेकिन तो अभी तक क्यों नहीं बदलवाया? तेरे सुंदर से पाँव खाली अच्छे नहीं लगते। चल अभी बाजार चलते हैं और तेरे लिए सुंदर सी पायल लेकर आते हैं। नहीं मम्मी जी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। बहू अब सास के साथ बाहर जाने में कतराने लगती है। वो सास के साथ आने जाने में अब शर्म महसूस करती है और सास से जलन भी। कुछ नहीं होता, वैसे मैं भी घर पर खाली ही तो बैठी हूँ, चलना चलती हूँ, बहुत मन कर रहा है टहलने का। नहीं मम्मी जी, आप मेरे साथ नहीं चल सकती। वो क्या है ना, मैंने अपनी एक दोस्त को बुलाया, फिर अच्छा नहीं लगता ना, सास की शर्म में वो अपने दिल की बात भी ना कर पाए। बहू ऐसे ही बार बार अपनी सास के जाने से मना करती रहती है, ताकि फिर से उसे वो ताने ना सुनने पड़े। लेकिन एक दिन, बहू मैं आजकल देख रही हूँ तुम बार बार मुझसे बचने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हें कहीं भी अपने साथ ले जाने को बोलती हूँ तो तुम कोई ना कोई बहाना बना देती हो। क्या हुआ बेटा, कोई बात है क्या? बेटा मेरा तो तू ही सहारा है ना। मम्मी जी आप तो जानती ही हो, जब भी हम दोनों कहीं भी एक साथ जाते हैं लोग बातें करने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। रोज़ रोज़ इस तरह मजाक उड़ता हुआ मैं नहीं देख सकती। माँ जी मैं भी तो इंसान हूँ ना। तो बहू क्या तुम्हें मेरे साथ घूमना अच्छा नहीं लगता? तुम्हें मेरे साथ घूमने में शर्म आती है क्या? क्या तुम भी बाकी लोगों की तरह सोचती हो? नहीं मम्मी जी, लेकिन आप तो जानती हो लोगों को। सास को बहू की बात सही लगती है। वो उपाय निकालती है कि कैसे बहू के साथ रहने के लायक खुद को बनाया जाए। फिर अगले रोज, अरे माँ ये कैसी सूती सी साड़ी पहनी है और ये बाल। बहू अब मैं सास हो गई हूँ, बाल यूं लहराते अच्छे नहीं लगते। सास अब सारा दिन मंदिर में बैठी रहती, घर आती, खाना खाती और सो जाती। माँ की ये हालत मुझसे देखे नहीं जाती। मैं जाने क्या हो गया है माँ को। पता है तुम्हारे आने से पहले कहती थी कि लाइफ में जो शौक अधूरे रह गए हैं वो बहू के आने के बाद पूरे करूंगी। न जाने कौन से शौक अब बाकी रह गए हैं। बचपन में तो शादी कर ली थी। जो मज़े शादी के बाद घूमने फिरने में पति के साथ 25 की उम्र में आते हैं, वो 15 साल की उम्र से तो इंजॉय कर रही हैं। अभी भी कुछ बाकी रह गया है क्या? कैसी बात कर रही हो? माँ के पापा नहीं थे, सौतेले लोगों ने उनकी जल्दी शादी कर दी। मेरे होने को बस 2 साल बाद ही पापा नहीं रहे। तब से सास ससुर की बातें और मुझे पालने के लिए घर घर काम करती। माँ ने कैसे जीवन काटा ये तो वही जानती है। तो माँ ने क्या लाइफ एंजॉय की पर ये बात तुम नहीं समझ पाओगी। तभी वहाँ सास आ जाती है। बहू मैं भी बाकी लड़कियों की तरह आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने मेरी शादी करवा दी, फिर बच्चा और ये सब जिम्मेदारियाँ। मैं इतनी जवान उम्र में सास बन गई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा मंदिर जा रही हूँ, शाम को आऊँगी। बहू को सास की बात सुनकर दुख होता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और थोड़ी देर बाद बहू मंदिर जाती है। अरे बहू कैसी हो? तुम्हारी सास तुम्हारी बहुत तारीफ करती है।
जीती रहे बेटा, भगवान सबको तेरे जैसी बहू दे। ये सुनकर वो रोने लगती है। सास का हाथ पकड़कर कहती है, नहीं पंडित जी, मैं बहुत गंदी बहू हूँ जो माँ जैसी सास को समझ नहीं पाई। कल से मैं भी आऊँगी माँ के साथ। चलिए माँ जी, बाजार जाना है, वो वेस्टर्न कपड़ों पर सेल लगी है ना, तो सोचा आपके लिए क्यों ना इस बार जीन्स ले। हाँ बहू, वैसे मेरी तो इच्छा थी कि मैं भी जीती रहे बेटा। गीता अपनी सास कमला और अपनी मम्मी के साथ घूमने जा रही थी। मम्मी जी, मैं तो तैयार हो गई, आप अब तक तैयार नहीं हुई? अरे बहू, मैं तो कब से रेडी होकर बैठी हूँ। क्या मम्मी जी, आप इतनी फीके रंग की साड़ी पहनकर चलेंगी? आप गाउन पहनिए ना। अरे ना बहू, ये गाउन वाउन मेरी समझ से बाहर है। तूने पहन लिया ना, वही बहुत है। मुझे ना ये सब पसंद नहीं है। मम्मी जी, ये तो आजकल का फैशन है, हर कोई इसी तरह के कपड़े पहनता है। मैं तो कहती हूँ आप भी ऐसे ही कपड़े पहना करो। अरे ना बाबा ना, तू ही कर ले बहू सारा फैशन, मुझे नहीं करना ये सब। मुझे नहीं पहनने ऐसे कपड़े, ना ही मुझे ये आजकल का फैशन फुसन समझ में आता है। मम्मी जी, उसे फैशन कहते हैं। आप तो येलो और क्रीम, बस यही 2 कलर पहनती हो, वो भी इतने फीके रंग। आप थोड़े चटाकेदार रंग पहना करो ना, उनमें आप बड़ी ही अच्छी लगोगी। अरे रहने दे बहू, अब मेरी उम्र हो गई है, मुझे देखकर कोई क्या कहेगा। ये देखो, इस बुढ़िया को बुढ़ापे में भी जवानी चाहिए। मम्मी जी, अभी आपकी इतनी उम्र कहाँ हुई है? गीता और कमला जब बात कर रही थी तब उनके घर की बेल बजती है। मम्मी, आप आ गई? हाँ, आप चले क्या? हाँ जी चलिए। अरे बहन जी, पर आप तो अभी तक तैयार ही नहीं हुई। अरे नहीं तो बहन जी, मैं तैयार हूँ। क्या कहा? आप हमारे साथ ऐसे चलेंगी? नहीं नहीं नहीं, आपको बिना हमारे जैसे कपड़े पहनने होंगे। हाँ मम्मी, अब आप ही समझाइए ना, मैं तो मम्मी जी को समझा समझा कर थक चुकी हूँ। हाँ जी बहन जी, आपको आज तो कुछ डिफरेंट पहनना होगा। इतने ओल्ड फैशन में तो आजकल कोई भी नहीं रहता। पर मुझे ऐसे कपड़ों में शर्म आएगी, और मेरे पास ना ऐसे कपड़े हैं भी नहीं। मम्मी जी, आप क्यों चिंता करती हैं? मेरे पास है ना इतने सारे कपड़े, आप उनमें से कुछ भी पहन लीजिए। उसके बाद गीता अंदर जाकर अपने कपबोर्ड से एक प्लाजो सूट निकाल कर लाती है और कमला को देती है। फिर कमला गीता का सूट पहनकर बाहर आती है। अरे बहन जी, आप तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। मम्मी जी, ये हुई ना बात। ठीक है, अब चले। इसके बाद वे तीनों घर से बाहर घूमने चले जाते हैं। जब कमला और गीता शाम को वापस घर लौट रही थी तब उन्हें उनकी पड़ोसन मिलती है। अरे कमला, आज तो तुम बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही हो। कितनी सुंदर लग रही हो तुम। तुम्हारा तो रूप बिल्कुल ही बदल गया है। वाह वाह, क्या कमाल किया है तुमने। शुक्रिया। देखा मम्मी जी, आज सभी आपकी कितनी तारीफ कर रहे थे। आप सच में इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ बहू, तुम बिल्कुल सही कहती हो। अब से मैं भी ना ऐसे ही कपड़े पहना करूँगी। हाँ मम्मी जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब से आप हमेशा मेरे साथ नई नई ड्रेसेस ट्राई करना और हम दोनों सास बहू मिलकर धमाल मचा देंगे। हाँ, मैं भी ज़रा ट्राई करके देखूँ तुम्हारा फैशन। अरे नहीं नहीं, वो क्या कहते हैं उसे? फैशन फैशन। अगले दिन से कमला अपनी बहू से उसके कपड़े मांगकर पहनने लगती है। अरे बहू, ला तो मुझे वो ज़रा अपना हरे कलर का सूट तो दे दे। मुझे ना उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। जी मम्मी जी, अभी आपके लिए लेकर आती हूँ। अच्छा ये बता, ये सूट मेरे ऊपर कैसा लग रहा है? मम्मी जी, आपने तो फिर से कमाल कर दिया। आप इसमें बहुत ही अच्छे लग रहे हो। वैसे बहू, मुझे ना तेरे सूट पहनने में बहुत ही मज़ा आता है। ये कितना कंफर्टेबल है। साड़ी तो अब मुझे बिल्कुल बोरिंग लगने लगी है। साड़ी पहन कर तो ना मैं बंद जाती थी। अब मुझे इनमें कितना आराम मिलता है। मैं तो आपसे हमेशा से कहती थी मम्मी जी। चलो अच्छा है, कम से कम आपने देर से ही सही पर मेरी बात मानी तो सही। हाँ बहू। एक रात गीता और कमला को एक पार्टी में जाना था। मैं तो आज पार्टी में अपना गाउन पहनूंगी और मम्मी जी से भी पूछ लेती हूँ कि वो क्या पहनेंगी। आज मैं उन्हें भी गाउन ही पहनाऊंगी। देख तो बहू, मैं इस गाउन में कैसी लग रही हूँ। अरे मम्मी जी ने तो मेरा ही गाउन पहना है। मुझे आज पार्टी में यही पहनना था, अब क्या करूँ। जी मम्मी जी, आप इस गाउन में बहुत अच्छे लग रहे हो। चल बहू, अब तू भी जल्दी से रेडी हो जा। जी, अब मैं क्या पहनूं?
गाउन तो मम्मी जी ने पहन लिया, कोई बात नहीं, आज मैं साड़ी ही पहन लेती हूँ। अगले दिन गीता नितिन के साथ डिनर पर जाने के लिए रेडी हो रही थी। अरे मेरा रेड कलर का सूट कहाँ चला गया? मैंने यहीं पर तो रखा था। पता नहीं आजकल मेरे सारे कपड़े कहाँ गायब हो जाते हैं। तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? जल्दी करो, हमें लेट हो रहा है। हाँ, पर मेरा सूट कहीं पर नहीं मिल रहा। सूट अपने आप चलकर कहाँ जाएगा? ध्यान से देखो, वहीं होगा। मैंने पूरा कपबोर्ड छान लिया है, पर मेरे काफ़ी सारे सूट नहीं मिल रहे। आजकल पता नहीं मेरे सारे कपड़े कहाँ गायब हो जाते हैं। उसके बाद गीता कोई दूसरा सिंपल सा सूट पहन लेती है। फिर जब वो बाहर हॉल में आकर देखती है तो कमला वही रेड कलर का सूट पहनकर बैठी थी जिसे गीता इतनी देर से ढूंढ रही थी। अरे मम्मी जी, ये रेड कलर का सूट आपने पहन रखा था? मैंने तो इसे पूरे कमरे में ढूंढ लिया। हाँ बहू, मुझे ना तेरे कुछ सूट बहुत ही पसंद आ गए। इनके कलर इतने प्यारे प्यारे हैं, इसीलिए तेरे कुछ सूट अपने कमरे में ले आई हूँ पहनने के लिए। अच्छा, तो मेरे सारे सूट इसलिए गायब हो रहे हैं। वही मैं सोचूं कि आखिर मेरे सारे कपड़े कहाँ जाते हैं। ये मम्मी जी को तो अच्छी आदत हो गई है मेरे कपड़े पहनने की। अब तो ये मुझसे बिना पूछे ही मेरे सारे कपड़े ले लेती हैं और मेरे पास पहनने के लिए कोई कपड़ा ही नहीं बचता। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अगले दिन गीता कमला के लिए बहुत सारे सूट खरीद कर ले आती है। ये देखिए मम्मी जी, मैं आपके लिए कितने सारे कपड़े लेकर आई हूँ। मैं ये सारे सूट आपके लिए लाई हूँ। अब से आप इन्हें पहना कीजिए। अच्छा बहू, अब से ना मैं रोज़ नए नए सूट पहनूंगी। मैं अभी जाकर इन्हें ट्राई करके आती हूँ। हाँ, और कृपा करके मेरे सूटों को बख्श दीजिएगा। कमला सारे सूट पहनकर शीशे में देखती है। नहीं नहीं नहीं, ये सूट इतने खास नहीं है। मुझे तो बहू के सूट ही ज़्यादा पसंद है। मैं तो उसी के सूट पहनूंगी। कमला ने कुछ दिन तो अपने सूट पहने, फिर से उसने गीता के सूटों को पहनना शुरू कर दिया। कमला गीता से बिना पूछे ही उसके सारे सूट ले लेती थी। अरे, फिर से मेरी अलमारी खाली है। मुझे तो यहाँ पर मेरा एक भी सूट नहीं मिल रहा। ज़रूर मम्मी जी ने फिर से मेरे सारे सूट ले लिए होंगे। कुछ दिन पहले ही तो मैंने उनके लिए इतनी सारी शॉपिंग की थी। वो अपने सूट क्यों नहीं पहनती है? परेशान हो चुकी हूँ मैं तो। अरे क्या हुआ, तुम फिर से इतने गुस्से में क्यों? देखिए ना, मम्मी जी ने फिर से मेरे सारे कपड़े ले लिए हैं, जबकि मैं उनके लिए इतने सारे कपड़े खरीद कर लाई थी। अब आप ही उन्हें कुछ समझाइए। अरे कोई बात नहीं, मम्मी को तुम्हारे कपड़े ज़्यादा पसंद है। अगर वो तुम्हारे कपड़े पहन भी लेती है तो क्या हुआ, इसमें भला क्या आफत आ गई? अरे पर अभी तुम परवर छोड़ो, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं बताती हूँ कि दूसरों के कपड़े पहनने से क्या होता है और कौन सी आफत आती है। जब नितिन शाम को घर वापस आता है तो वो देखता है गीता ने उसके कपड़े पहन रखे थे। अरे तुमने मेरे कपड़े क्यों पहना है? माँ जी ने मेरे सारे कपड़े ले लिए हैं। अब मेरे पास तो कोई कपड़े बचे ही नहीं, तो मैंने आपके कपड़े पहन लिए। अरे तुम भी ना गीता, ये सब। मुझे नींद आ रही है, हम कल बात करेंगे। फिर अगली सुबह नितिन अपनी ब्लू कलर की शर्ट ढूंढ रहा था। अरे अब मेरे कपड़े कहाँ गायब होने लग गए? गीता, गीता जल्दी इधर आओ, मुझे मेरी ब्लू शर्ट नहीं मिल रही। गीता कमरे में आती है। अरे तुमने मेरी ब्लू शर्ट क्यों पहनी है? ये सब क्या हो रहा है? मुझे ऑफिस के लिए ऑलरेडी इतना लेट हो रहा है और ऊपर से तुम हो कि मेरे सारे कपड़े पहन लेती हो। आखिर अब मैं ऑफिस क्या पहन कर जाऊंगा? अब आप ही बताइए, मैं भला क्या करती? मम्मी जी तो मेरे सारे कपड़े ले जाती हैं। अब मेरे पास कपड़े बचे ही नहीं, तो मुझे भी तो कपड़े चाहिए ना, इसलिए मैंने आपके कपड़े पहन लिए। और अगर मैंने आपके कपड़े पहने तो इसमें कौन सी बड़ी आफत आ गई? गीता, अगर तुम मेरे कपड़े पहनोगी तो मैं ऑफिस में क्या पहन कर जाऊंगा? और मम्मी जी अगर मेरे कपड़े पहनेंगी तो मैं क्या पहनूंगी? इसलिए अगर आपको अपने कपड़े वापस चाहिए तो आप मम्मी जी को समझाओ, सीधी बात। इतना कहकर गीता वहां से चली जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे मम्मी से बात करनी होगी, नहीं तो ऐसे तो मेरे पास ऑफिस में पहनकर जाने के लिए कपड़े ही नहीं बचेंगे। मम्मी, आप गीता के कपड़े क्यों पहनती हो? आप अपने कपड़े पहना करो ना, उसे कितनी परेशानी होती है। अरे नहीं बेटा, बहू के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं और उनका रंग भी ना एकदम चटाकेदार होता है। मैं तो भाई बहू के कपड़े ही पहनूंगी। लगता है अब मुझे भी इन सब की आदत डालनी होगी। निर्मला जी और दिनेश जी अपने बेटे सारांश के लिए लड़की देखने जाते हैं और जैसे ही वो लड़की वालों के घर पहुंचते हैं वो देखते हैं कि उनके घर का दरवाजा कुछ ज्यादा ही ऊंचाई वाला था। अजय, सुनते हो? आपको नहीं लगता
इनके दरवाजे की ऊंचाई कुछ ज्यादा ही है। हाँ सही कहती हो, थोड़ा अजीब तो मुझे भी लग रहा है। हो सकता है किसी वजह से बनवाया हो। माँ, हो सकता है कि इनके घर में सबकी लंबाई ज्यादा हो, इसलिए दरवाजा भी लंबा बनवाया है। अरे बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि लड़की की लंबाई कुछ ज्यादा ही हो, क्योंकि तुम्हारी लंबाई इतनी नहीं है ना बेटा। अरे पहले अंदर चलकर लड़की तो देख लो, उसके बाद डिसाइड करेंगे। यहाँ खड़े खड़े ही कहानियां बनाएंगे क्या? चलो अंदर चलते हैं। लड़की के माँ और पापा को देखते ही निर्मला जी के चेहरे पर तसल्ली आ जाती है। वो धीरे से सारांश के कान में कहती है, शुक्र है भगवान का, मैं तो डर ही गई थी। ये देखो, माँ बाप ही छोटी छोटी हाइट के हैं, तो बेटी भी ठीक ठाक ही होगी। लड़की के पापा कहते हैं, बहन जी, भाई साहब, आइए बैठिए, नाश्ता लीजिए। आइए आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी अपनी बेटी को बुलाती हूँ। आंटी जी, एक बात बताइए, आपके घर के दरवाजे की ऊंचाई इतनी ज्यादा क्यों है? हाँ, मैं भी सोच रही थी, आप सब लोगों की हाइट तो नॉर्मल है, फिर ऐसा क्यों? भाई साहब, बहन जी, आप पहले इनके सवाल का जवाब दे दो। जब से आए हैं तब से यही सोचने में लगे हुए हैं। अरे आपको अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। मैं अभी अपनी बेटी को बुलाती हूँ। निशा बेटा, जरा चाय लेकर बाहर तो आओ। निशा की लंबाई देखते ही दिनेश जी, निर्मला जी और सारांश का सर घूमने लगता है। उसकी लंबाई कुछ ज्यादा ही थी। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते अंकल जी। ये जो दरवाज़ा देख रहे हैं ना, ये मेरी वजह से इतना ऊंचा बनवाया गया है। अरे तुम तो चलती फिरती मिस्टर बच्चन नजर आती हो। जानते हो बेटा, हमारी निशा को बच्चन साहब कुछ ज़्यादा ही पसंद है। बस उन्हीं की फिल्में देखती रहती है। माँ सही कह रही हैं। निशा की सुंदरता और उसकी अच्छी आदतों को देखते हुए निर्मला जी और दिनेश जी अपने बेटे की शादी उसके साथ करवा देते हैं। निशा की लंबाई भले ही ज्यादा थी, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी थी। कुछ दिनों के बाद निशा अपने ससुराल रहने के लिए आ जाती है और फिर एक दिन, सारांश जरा इधर तो आओ, देखो यहाँ दरवाजे में मेरा हाथ फंस गया है, जरा निकालो तो सही। अरे ये कैसे हो गया निशा? तुम्हें तो चोट लगी होगी, दर्द हो रहा है क्या? क्या बात करते हो? मर्द को कभी दर्द नहीं होता। मर्द? लेकिन तुम तो औरत हो ना। मैंने तो बच्चन साहब का डायलॉग सुना था तो बोल दिया। एक दिन सारांश और निशा मार्केट में शॉपिंग के लिए जाते हैं। अरे भाई साहब, आपके साथ ये जो बहन जी हैं, ये कौन है? आपको क्या मतलब? और आप क्यों पूछ रहे हैं? अरे भाई साहब, आप दोनों की लंबाई में इतना फर्क है, इसलिए पूछ रहा हूँ। आखिर आपकी रिश्ते में लगती क्या है? रिश्ते में तो मैं इनकी बीवी लगती हूँ। नाम है निशा। आई? क्या बात है, क्या बात है! लंबाई भी बच्चन जैसी, हरकतें भी बच्चन जैसी। क्या खूब जोड़ी है आप दोनों की। एक दिन किसी बात पर निशा और सारांश का झगड़ा हो जाता है। निर्मला जी अपनी बहू निशा को बहुत प्यार करती हैं और इसीलिए उसकी साइड लेती हैं। देखो बेटा, निशा मेरी बहू है और मुझे बहुत प्यारी है, तुम निशा से कुछ मत कहा करो। माँ, आप भी अजीब है, सास होकर अपनी बहू की तरफदारी कर रही हैं। अरे क्योंकि वो मेरे लिए मेरी बेटी जैसी है, समझे? ठीक है माँ, आपको मेरे साथ गाड़ी में बैठकर मंदिर तक जाना था ना, जाओ। अब मैं आपको लिफ्ट भी नहीं दूंगा, आप अपनी बहू के साथ ही जाओ। तुमको क्या लगता है मैं मम्मी जी को मंदिर तक नहीं ले जा सकती? क्या है तुम्हारे पास ऐसा जो धमकी दे रहे हो? मेरे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? बच्चन साहब कहा करते थे, मेरे पास माँ है, माँ। और देखो, आज तुम्हारी माँ मेरे पास है। शाबाश मेरी बच्चन बहू, क्या डायलॉग मारा है। ये हुई ना बात। कुछ दिनों के बाद सारांश ऑफिस से लौट कर आता है। सारांश बेटा, हमने घर में पूजा रखी है, तुम ऑफिस से छुट्टी ले लेना। क्या पापा, मेरे पास अभी बहुत काम है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और आप आए दिन ये पूजा पाठ क्यों करते रहते हैं? अरे बेटा, ऐसा नहीं कहते। अरे लेकिन इन सब की जरूरत ही क्या है माँ, सब कुछ ठीक तो है। भूल गए सारांश, बच्चन साहब ने क्या कहा था? परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये घर के 3 स्तंभ हैं। ये वो आदर्श है जिससे हम अपना आने वाला कल बनाते हैं।
निशा ने ये डायलॉग कुछ इस अंदाज में कहा कि सारांश की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उसके पास पूजा में नहीं आने की कोई वजह ही नहीं बची। ये देखकर निर्मला जी और दिनेश जी बहुत खुश थे। हमारी बहू लंबी ही नहीं अकल वाली भी है। मैंने तो इसे बच्चन बहू का नाम दिया हुआ है, उन्हीं के जैसी लंबी और उन्हीं के जैसे डायलॉग। अच्छा बहू, कल घर में पूजा है, तुम ज़रा लॉकर से अपने लिए हार निकाल कर ले आना। सब लोग आएंगे तो तुम वो बड़ा वाला हार पहनना। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारे पापा जी ठीक कह रहे हैं। जाओ बैंक के लॉकर से बड़ा वाला हार निकलवा कर ले आओ। निशा बैंक जाकर लॉकर से हार निकाल कर लाती है और जैसे ही घर की तरफ आने लगती है वो देखती है कि एक चोर उसके पीछे पड़ गया है। निशा तेज तेज कदमों से चलने लगती है। चोर उसके पीछे लगा रहता है। निशा घबराकर अपनी सास को फोन करती है। मम्मी जी एक चोर मेरे पीछे पड़ गया है। वो मेरे पास बड़ा वाला हार है ना, इसलिए। अरे बहू, तुम जल्दी से घर आ जाओ और अपना ध्यान रखना, देखो वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। मम्मी जी एक काम करती हूँ, मैं दौड़ना शुरू कर देती हूँ और दौड़ते हुए ही घर आ जाती हूँ। देखो बहू, जो भी करो बस अपना ख्याल रखना। उसके बाद निशा बहुत तेज दौड़ना शुरू कर देती है और चोर भी उसके पीछे पीछे तेज तेज भागता है। निशा जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर पहुंचती है, दिनेश जी और निर्मला जी वहीं खड़े थे। अरे ओ चोर भैया, नहीं पकड़ पाए ना हमारी बहू को? बड़ी होनहार है हमारी बहू। खबरदार, जो आज के बाद कभी हमारे घर के आसपास भी फटके तो चल भाग यहाँ से। क्या बात है निशा, तुम तो बहुत तेज भागती हो, चोर भी तुम्हें नहीं पकड़ पाया। वो क्या है ना, मैं डॉन हूँ, डॉन। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे वाह मेरी बच्चन बहू, तुम्हें अपने घर की बहू बनाकर हम तो धन्य हो गए मेरी प्यारी बच्चन बहू।